अब देखिएगा ये दो आर्टिकल 1.12 और 1.13 जो है वो एक साथ हैं, और ये आर्टिकल जो होंगे ये 10th क्लास की प्रॉपर्टी के बेस पर होंगे। एक एम्पलीट्यूड Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3 इज इक्वल टू है एम्पलीट्यूड Z2 माइनस Z4 अपॉन Z1 माइनस Z4। और दो कंडीशन है, Z3 Z4 आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2। और दूसरी कंडीशन है Z3 एंड Z4 आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2। एक बार Z3 Z4 जो है Z1 Z2 को मिलाने वाली रेखा की एक ही ओर है, और दूसरी स्थिति में जो है वो विपरीत दिशा में है। देन Z1 Z2 Z3 Z4 आर कॉनसाइक्लिक। तो इससे हमें प्रूव करना है कि Z1 Z2 Z3 Z4 जो होंगे वो कॉनसाइक्लिक होंगे, यानी कि चारों बिंदु जो है वो एक ही वृत्त पर स्थित होने चाहिए। इसके लिए हम 10th क्लास की थ्योरम का यूज करेंगे इसमें कॉनसाइक्लिक होने के लिए। अब ये देख लीजिएगा यहां से, अब ये डायग्राम बना रहे हैं हम। दो केस है हमारे पास। फर्स्ट केस में देखिएगा Z1 और Z2 जो है उनको मिलाने वाली जो रेखा है उसके एक ही तरफ जो है Z3 और Z4 होने चाहिए। अब ऐसे समझ लीजिएगा, ये मेरी लाइन AB है, A का कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, B का कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, ये है। और ये कोई मेरा पॉइंट है C, ये रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 को, और ये मेरा पॉइंट है D, ये रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर Z4 को, Z3 को रिप्रेजेंट करता है। अब ये चार कॉम्प्लेक्स नंबर जो है हमें दे रखे हैं, चार कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने A और B को मिलाने वाली जो रेखा है उसके एक तरफ C आ गया है और एक तरफ जो है वो D आ गया है। अब देखिएगा यहां से जो एम्पलीट्यूड बैठेगा ये आप गिवन कंडीशन उठा लेता हूं मैं। गिवन एम्पलीट्यूड Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3 इज इक्वल टू है एम्पलीट्यूड Z2 माइनस Z4 अपॉन Z1 माइनस Z4। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिएगा यहां से क्या बनता है, एम्पलीट्यूड। अब आप अपनी वैल्यू को जो है वेक्टर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। अगर जैसे कि अगर हम वेक्टर ए बी निकालते हैं तो हम लिखते हैं वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। ये इस रूल के अकॉर्डिंग आप जो है कन्वर्ट करिएगा। आप इस तरह से आ जाइएगा, यानी कि ओ बी में से अगर आप ओ ए घटा रहे हैं तो वो आपका वेक्टर ए बी बनता है। अब यहाँ देखिएगा Z2 में से क्या घटा रहे हैं, Z3। अब जो माइनस वाला होता है उसका लेटर पहले आता है, जो प्लस वाला होता है उसका लेटर बाद में आता है। तो हम कर रहे हैं Z2 माइनस Z3, तो Z3 का लेटर जो है वो पहले आएगा और Z2 का लेटर जो है वो बाद में आएगा। Z3 का लेटर है C और Z2 का लेटर है B, तो ये हो जाता है हमारा वेक्टर CB अपॉन वेक्टर CB बन गया है। अब नीचे देखिएगा Z3 ये C है और ये A है, ये बन जाएगा वेक्टर CA इज इक्वल टू इधर एम्पलीट्यूड। यही रूल जो है वो राइट हैंड साइड में लगाइएगा। Z2 माइनस Z4 रिप्रेजेंट करता है पॉइंट D को और Z2 रिप्रेजेंट करता है पॉइंट B को, ये हो गया वेक्टर DB। Z4 रिप्रेजेंट करता है D को और Z1 रिप्रेजेंट करता है A को, तो ये हो गया आपका वेक्टर DA, ये हो गया है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा एंगल किस तरह से नापने हैं। एक तो मुझे इधर देखिएगा लेफ्ट में CB चाहिए और इधर मुझे CA चाहिए। C से B को मिला देता हूं और C से A को मिला देता हूं, इस तरह से देखिएगा। अब देखिएगा आपको एंगल जो है वो किस तरह से नापना है, CB अपॉन CA है, CB अपॉन CA है। यहाँ ध्यान आपको ये रखना है, जैसे एम्पलीट्यूड यहाँ पर CB अपॉन CA है तो जो एंगल का मेजरमेंट होगा वो CA से CB की तरफ होगा। क्या ध्यान रखेंगे आप, CA से CB की तरफ। यानी कि अगर आप CB अपॉन CA लिख रहे हैं
तो जब एंगल का मेजरमेंट करेंगे कॉम्प्लेक्स में डायरेक्शन का बहुत महत्व है, क्योंकि एंटी क्लॉक लगने के क्लॉक और एंटी क्लॉक के बाद जो साइन होता है वो पॉजिटिव और निगेटिव हो जाते हैं। तो इस कारण से आप ध्यान रखिएगा, जब आप वेक्टर सी बी को डिवाइड करेंगे वेक्टर सी ए से, तो एंगल का जो मेजरमेंट होगा वो सी ए से सी बी की तरफ नापा जाएगा। अब देखिएगा ये सी ए है और ये सी बी है, तो आप सी ए से सी बी की तरफ का एंगल नापेंगे। तो हम बात कर रहे हैं इस एंगल की, ये एंगल मान लीजिएगा आपका थीटा है, ये थीटा की कोई जरूरत नहीं है, ये हो जाता है। अब दूसरी तरफ आइएगा, अब यहाँ डी बी अपॉन क्या है डी ए। अब जो एंगल नापा जाएगा वो डी ए से नापा जाएगा और किधर की तरफ नापा जाएगा डी बी की तरफ। ये इस रूल का ध्यान रखिएगा जो अब मैं बता रहा हूं। ये मेरी लाइन है डी ए और ये मेरी लाइन हो गई डी बी, ये एंगल हो गया। तो यहाँ पर डी ए नीचे है और डी बी ऊपर है, तो जब आप एंगल का मेजरमेंट करेंगे तो डी ए से एंगल नापेंगे डी बी की तरफ, ठीक है ना। ये देखिएगा डायरेक्शन हो गई है और दोनों एंगल देखिएगा सेम सेंस में आए हैं, दोनों हमारे एंटी क्लॉकवाइज एंगल है हमारे। तो यहाँ पर हो जाता है, अब ये जो वैल्यू है यहाँ से ये वाला जो एंगल है ये एंगल बन जाता है हमारा ए सी बी, एंगल ए सी बी। अब ये वाला एंगल देख लीजिएगा, ये बनता है ए डी बी, एंगल ए डी बी। दोनों एंगल जो है हमारे सेम हो चुके हैं। और ये लिख देते हैं द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इन both angles are taken in same sense। और दोनों एंगल नापते समय जो डायरेक्शन है वो एक ही सेंस में ली गई है, दोनों डायरेक्शन जो है वो एक ही सेम सेंस में जो है वो ली गई है। अब दोनों एंगल जो है, अब यहाँ पर 10th क्लास की प्रॉपर्टी लग जाएगी। दो एंगल जो मेरे ए सी बी है वो ए डी बी है, ये हमारे एक ही सेगमेंट में पड़ते हैं। यानी कि जब सर्किल में हम डायमीटर लेकर के जब हम सर्किल में लेते हैं और सर्किल में कोई भी कोड बनाते हैं तो उसके दो हिस्से हो जाते हैं। सर्किल में कोई भी कोड लेकर के अगर हम सर्किल में कोई भी कोड बनाते हैं तो उसके दो हिस्से हो जाते हैं। और 10th क्लास में प्रॉपर्टी होती है, 9th की प्रॉपर्टी होती है कि एक ही सेगमेंट में पड़ने वाले जो एंगल होते हैं वो समान होते हैं। यानी कि अगर दोनों एंगल एक ही सेगमेंट में पड़ रहे हैं और वो समान होते हैं तो उनके वो जो है बिंदु जो है, चारों बिंदु जो है वो कॉन्साइक्लिक होने चाहिए। और अगर वो सेम उसमें नहीं पड़ते हैं सेगमेंट में, एक अलग सेगमेंट में पड़ता है एंगल और दूसरा एंगल जो है वो अलग सेगमेंट में पड़ता है, तो रूल होता है कॉन्साइक्लिक होने के लिए कि उनका सम जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए। अब ये ए डी बी, ए सी बी और ए डी बी जो एंगल है ये दोनों ए बी के एक ही तरफ है। तो यानी कि ए बी को अगर मैं कोड मान करके कोई सर्किल बनाता हूँ तो बी और डी जो है वो कॉन्साइक्लिक होने चाहिए। अब इसमें ये लिख देते हैं एंगल ACB and angle ADB are in same segment, so given 4 points are given 4 points Z1, Z2, Z3, Z4 are कॉन्साइक्लिक। जो चारों बिंदु होंगे वो कॉन्साइक्लिक हो जाएंगे। इसे मैं ऐसे दिखा देता हूं, जैसे सर्किल है, इस सर्किल में
मैंने एक ये कोई कोड बना ली है। अब ये सर्किल के दो भाग कर देती है कोड में। अब यहाँ पर देख लीजिए, जैसे ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, मान लीजिएगा ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है, तो पोजीशन ये होती है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी थीटा होना चाहिए। अगर ये रूल हो जाता है 9/10 के अकॉर्डिंग, तो ये जो पॉइंट होते हैं वो कॉन्साइक्लिक होते हैं। अब सर्किल ए बी में जब सर्किल में जब कोड ए बी बनती है तो दो सेगमेंट बन जाती है, एक इधर का और एक इधर का। तो दोनों एंगल अगर सेम डायरेक्शन में पड़ते हैं, सेम डायरेक्शन में पड़ते हैं यानी कि एक ही सेगमेंट में पड़ते हैं, तो वो दोनों एंगल सेम होते हैं। अगर एक एंगल उठ करके इधर आ जाएगा तो दोनों का एंगल जो है सम जो है एंगल का पाई होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है वो कॉन्साइक्लिक है। तो ये प्रॉपर्टी 9th और 10th की है, जिसके अकॉर्डिंग जो है हमने क्वेश्चन करा है। अब सेकंड पार्ट में देखते हैं। अब सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पॉइंट, अब ये जो है वो अपोजिट फेज में पढ़ने वाले हैं। अब इस तरह से डाल देते हैं एंगल को। ये P Z1 को रिप्रेजेंट करता है, ये P Z2 को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ आपका C है, ये D है, ये Z3 को रिप्रेजेंट करता है और ये Z4 को रिप्रेजेंट करता है। अब ये इस तरह से मिला देते हैं इन्हें। ये अब हमने मिला दिया है इसे। अब यहाँ पर आप करेक्शन कर लीजिएगा। करेक्शन ये है कि 1.12 और 1.13 में थोड़ा सा फर्क है, तो यानी कि आप इसे ऐसे करिएगा। फर्स्ट पार्ट की कोई जरूरत नहीं है, बस ये है। ये है आपका 1.12 है। 1.13 में जो कंडीशन है वो चेंज है, तो मैं आर्टिकल दो भागों में बटा हुआ था, थोड़ा उसमें पाई का फर्क है। अब 1.12 है तो ये मैं हटा देता हूँ, तो फर्स्ट पार्ट जो है 1.12 प्रूव हो चुका है। अब 1.13 में लिख देता हूँ, उसके एम्पलीट्यूड में थोड़ा सा चेंज आएगा। इसमें करेक्शन कर लीजिएगा। अब देखिएगा मैंने 1.13 जो है वो अलग डाल दिया गया है। आपकी बार कंडीशन है एम्पलीट्यूड Z2 माइनस Z3 इंटू Z2 माइनस Z4 अपॉन Z1 माइनस Z3 माइनस Z4 इज इक्वल टू पाई। देन Z3 Z4 आर ऑन द अपोजिट साइड। अगर इस एम्पलीट्यूड की वैल्यू पाई हो जाती है तो प्रूव Z1 Z3 Z4 जो होंगे आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द लाइन ऑफ जॉइनिंग Z1 एंड Z2। वो Z1 और Z2 को मिलाने वाली रेखा के विपरीत सिरे पर होंगे, और Z1 Z2 Z3 4 आर कॉन्साइक्लिक, और चारों बिंदु जो है वो कॉन्साइक्लिक होंगे। 1.12 में जो Z3 Z4 थे वो एक ही तरफ पड़ रहे थे। अब Z3 और Z4 जो है Z1 और Z2 को मिलाने वाली रेखा के विपरीत दिशा में पड़ रहे हैं। अब इन दोनों का एंगल जब इन दोनों एंगल का सेम डायरेक्शन में नापा जाएगा, सेम सेंस में नापा जाएगा, तो इनका जो सम है वो अब पाई यानी कि 180 डिग्री आएगा, और 180 डिग्री आने पर प्रूव हो जाएगा कि ये चारों पॉइंट जो है वो कॉन्साइक्लिक होंगे। अब स्थिति में ऐसे है, देखिएगा। अब स्थिति ऐसे ले लेते हैं, ये उठाते हैं पहले तो गिवन एम्पलीट्यूड Z2 माइनस Z3 Z2 माइनस Z4 अपॉन Z1 माइनस Z3 Z3 माइनस Z4 इज इक्वल टू पाई। अब इसे आप दो पार्ट में तोड़ दीजिएगा। एम्पलीट्यूड Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3, और नीचे ये सबसे नीचे चला जाएगा अपॉन
Z2 माइनस Z3 है, Z2 माइनस Z4 है, Z1 माइनस Z3 है। ये थोड़ा सा गलत लिख दिया गया है, यहाँ Z1 है, यहाँ भी Z1 आएगा और ये नीचे आ जाएगा Z1 माइनस Z4 अपॉन Z2 माइनस Z4, इक्वल टू आपका पाई आ जाता है। ये यहाँ Z2 है, ये मेरे से गलत हो रहा है, ये गलत लिख दिया है मैंने। ये ऊपर जो है Z2 है, ये गलत है, Z2 माइनस Z3 है, यहाँ Z1 माइनस Z4 है, यहाँ Z2 Z1 आ गए, यहाँ Z1 और Z2 आएंगे, तो Z2 और यहाँ Z1, यहाँ Z1 और ये Z2, तो Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3 और यहाँ हो जाएगा Z2 माइनस Z4 अपॉन डिनोमिनेटर में आएगा Z1 माइनस Z4। अब यहाँ डिवाइड हो रहा है, अब यहाँ पर आप आर्गुमेंट Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू अप्लाई करने वाले हैं आर्गुमेंट Z1 माइनस Z2, तो ये हो जाएगा आपका एम्पलीट्यूड Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3 माइनस एम्पलीट्यूड Z2 माइनस Z4 अपॉन Z1 माइनस Z4 इक्वल टू पाई। यहाँ से वैल्यू पाई आ चुकी है, इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे लिख लेते हैं, लेट फाइंड A, B, C, D represent Z1, Z2, Z3, Z4। Z4 अब दोनों के एंगल का जो डिफरेंस आ रहा है वो पाई आ रहा है। अब ये डायग्राम बना लेते हैं, ये Z1, B Z2, इधर C Z3 और इधर D Z4, इन्हें मिला दीजिएगा। ये मिला दिया है आपने, पॉइंट आपके हो चुके हैं ये C। अब यहाँ से डायग्राम के अकॉर्डिंग जो है आप अपनी कंडीशन देख लीजिएगा। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, इक्वेशन नंबर 1 छोड़ करके। अब ये हो जाता है एम्पलीट्यूड। अब Z2 माइनस Z3 है, तो ये बनेगा वेक्टर CB, ये बनेगा वेक्टर CA माइनस एम्पलीट्यूड, ये बनेगा वेक्टर DB, ये D का है, ये A का है, ये बनेगा वेक्टर DA इक्वल टू पाई। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिएगा, डायग्राम में चलिएगा, जैसे कि अभी अभी बताया था, यहाँ एम्पलीट्यूड में वेक्टर CA नीचे है और वेक्टर CB ऊपर है, तो जब ये एंगल का मेजरमेंट करेंगे आप तो CA से CB की तरफ जाएंगे। ये CA की डायरेक्शन है और ये CB की डायरेक्शन है, आपको CA से CB की तरफ जाना है। ये हो गया, यहाँ देख लीजिएगा। अब यहाँ देखिएगा एम्पलीट्यूड DB के अपॉन में क्या है DA, तो आपको जो एंगल का मेजरमेंट करना है वो DA से नापना है DB की तरफ। ये देखिएगा DA का एरो है और ये DB का एरो है। यहाँ कॉम्प्लेक्स में वेक्टर में डायरेक्शन का मेन रोल होता है, और आप DA और आप एंगल का मेजरमेंट लेने जा रहे हैं DA से DB की तरफ, एंगल का मेजरमेंट DA से DB की तरफ लेने जा रहे हैं, और हमारा रूल होता है कि जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल है वो पॉजिटिव लिया जाता है। तो होता क्या है, अगर मैं DA से DB की तरफ ऐसे करके जाता हूँ तो ये मेरी डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगी, लेकिन मेरा रूल क्या होता है, एंगल पॉजिटिव होने चाहिए, तो वो एंटी क्लॉकवाइज नापे जाने चाहिए। तो आप एंगल ई से इधर मेजरमेंट करेंगे, ये डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉक हो गई है, यहाँ से एंटी क्लॉक हो गई है। अब यहाँ से इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिएगा, ये एंगल को मान लीजिएगा θ1 और ये मान लीजिएगा θ2, θ1 और θ2, तो ये हो गया है एंगल ACB माइनस एंगल ADB
इज इक्वल टू पाई, वेयर एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी बी आर measured in anti-clockwise डायरेक्शन। दोनों एंगल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे नापे गए। अब डायग्राम के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ये हो जाता है θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू पाई, तो यहाँ से हो जाता है θ2 इज इक्वल टू θ1 प्लस पाई, θ2 इज इक्वल टू θ1 प्लस पाई। अब देखिएगा दोनों एंगल का सम जो है वो पाई आ चुका है, तो इसका मतलब है कि जो ए बी है वो एक कोड है, उसने आपके सर्किल के दो सेगमेंट करे, यानी कि आप ऐसे देखिएगा, ये सर्किल है, इसमें हमने ये कोड बना ली है, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, तो एक एंगल ये हो जाएगा, एक एंगल ये हो जाएगा, ये मान लीजिएगा θ1 है और ये मान लीजिएगा θ2 है। अगर इन दोनों के एंगल का सम जो है वो पाई हो जाता है, तो 9-10 की प्रॉपर्टी के अनुसार जो है ये कौन साइक्लिक होते हैं। तो यानी कि हमारे जो एंगल हैं वो ये अलग अलग सेगमेंट में पढ़ने चाहिए, अपोजिट सेगमेंट में पढ़ने चाहिए। यहाँ से हो जाता है दिस प्रूव दैट given 4 points और कौन साइक्लिक, यानी कि चारों बिंदु जो है वो एक ही वृत्त पर स्थित है। अब देखिएगा 1.14 आर्टिकल है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी कि जब आप कॉम्प्लेक्स में होते हैं तो एक सरल रेखा की समीकरण आप किस प्रकार से निकालते हैं। कॉम्प्लेक्स में मेथड, इसकी सरल रेखा बहुत भारी होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तो सरल रेखा बिल्कुल आसान होती है। अब यहाँ पर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लेने वाले हैं, ये 2015 में आया था। दो पॉइंट है, यानी कि वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2। दो बिंदु Z1 और Z2 हैं, इनको मिलाने वाली रेखा की समीकरण हमें ज्ञात करनी है। ये ले लीजिएगा, ये पॉइंट है ए बी, इसका कॉम्प्लेक्स Z1 है, दूसरे का कॉम्प्लेक्स Z2 है। एक पॉसिबिलिटी सोचेगा P Z, ए और बी जो है वो गिवन पॉइंट है, तो वो तो मेरे लिए कांस्टेंट होगा, लेकिन इक्वेशन तब आएगी जब वेरिएबल हो, और कॉम्प्लेक्स में जो वेरिएबल होता है वो Z आता है। देखिएगा P बिंदु मैंने बीच में कहीं ले लिया है, ये। अब यहाँ से क्या पोजीशन बनती है, अब इसके हिसाब से देखिएगा। अब पहली पोजीशन, लेट Z इज इंटरनल पॉइंट ऑफ ए बी, जेड जो है ए बी का इंटरनल पॉइंट है। अब ऐसे पढ़िएगा, ये अब ये एंगल जो होगा ये पाई होगा। अब देखिएगा एरो बनाए हैं, एरो यहाँ एरो देखिएगा, पाई देखिएगा एंटी क्लॉक नापा है, पाई को मैंने एंटी क्लॉक नापा है, तो ये मेरा पॉजिटिव काउंट होगा। और पी बी से पी ए की तरफ नापा गया है, ये पी बी की डायरेक्शन है, ये पी ए की डायरेक्शन है, तो ऐसे नाप रहे हैं, तो पी बी से पी ए की तरफ नाप रहे हैं, तो इसका मतलब है पी बी नीचे आएगा और पी ए जो है वो ऊपर आएगा। तो ऐसे केस में हो जाता है आपका आर्गुमेंट वेक्टर पी बी अपॉन आर्गुमेंट वेक्टर पी ए इज इक्वल टू पाई। तो ये हो जाता है आर्गुमेंट ओ बी माइनस ओ पी अपॉन ओ ए माइनस ओ पी इज इक्वल टू पाई। यहाँ पर मेरा ओ जो है वो ऑरिजिन है, तो ये हो जाता है आर्गुमेंट
Z2 माइनस Z अपॉन Z1 माइनस Z इज इक्वल टू 5। अब आर्गूमेंट की वैल्यू जो है वो पाई है, तो यानी कि आप एक्स की निगेटिव डायरेक्शन में है, यानी कि जिस पॉइंट के बारे में आप बात कर रहे हैं वो एक्स की निगेटिव डायरेक्शन में है, तो इसलिए आर्गूमेंट जो है पाई है, और एक्स की निगेटिव डायरेक्शन में जो वैल्यू पड़ेगी वो प्योरली रियल होगी। तो यहाँ से रिजल्ट आ जाता है, इसको इम्प्लाइज Z2 माइनस Z अपॉन Z1 माइनस Z इज प्योरली रियल। तो ये जो वैल्यू आनी चाहिए Z2 माइनस Z अपॉन Z1 माइनस Z, ये प्योरली रियल होनी चाहिए। ये ऐसे कर दीजिएगा, इसको इम्प्लाइज Z माइनस Z2 अपॉन Z माइनस Z1 इज प्योरली रियल। ये यहाँ पर मेरे से थोड़ा सा गलत हो गया है, अभी शुरू में एक्सप्लेनेशन मैंने सही करा था, ये गलत कर दिया है मैंने। एंगल जो नापा गया था वो पी बी से पी ए की तरफ नापा गया था, तो पी बी नीचे आना चाहिए। बोला मैंने सही था, लेकिन लिखने में जो है वो उल्टा लिखा गया, तो ये वैल्यू क्या है प्योरली रियल हो गई है, ये वैल्यू प्योरली रियल हो गई है। आप दूसरी स्थिति में चलिएगा, दूसरी स्थिति में सेकेंड पॉइंट ए बी Z1 Z2, अब बाहर ले लीजिएगा P Z, अब डायरेक्शन देखिएगा, अब P जो है आप बाहर ले चुके हैं, और फिर उसी प्रकार से बात करिएगा, P बाहर है, एक डायरेक्शन ये लीजिएगा P B की, और एक डायरेक्शन लीजिएगा P A की। अब देखिएगा P B की डायरेक्शन और P A की डायरेक्शन जो है वो सेम डायरेक्शन में है, तो इनके बीच बनने वाला एंगल जो है वो 0 हो जाएगा। If Z is external point of line AB, अब जो है एक्सटर्नल पॉइंट है लाइन AB का, देन आर्गुमेंट फिर वो ले लीजिएगा वेक्टर PA अपॉन वेक्टर PB इज इक्वल टू 0। अब दोनों की डायरेक्शन सेम जो है, तो ये 0 में चला जाएगा, तो इज टू इम्प्लाइज आर्गुमेंट ये कर दीजिएगा Z1 माइनस Z अपॉन Z2 माइनस Z इज इक्वल टू 0। इज टू इम्प्लाइज Z2 माइनस Z1 माइनस Z अपॉन Z2 माइनस Z इज प्योरली रियल। इज टू इम्प्लाइज Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 is purely real। ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1। देखिएगा, अब हमने लाइन ए बी पर एक पॉइंट जेड बाहर की तरफ लिया और एक बार जेड अंदर की तरफ लिया, तो दोनों केस में ही जो है जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू जो है वो एक रियल क्वांटिटी आ जाती है। बाई इक्वेशन 1 and 2 दोनों संभावना हमने ली है, दोनों केस में जो हमें जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू जो है वो रियल मिला। अगर रियल मिला है तो इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू इज रियल। इसको इम्प्लाइज इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू इज इक्वल टू 0। इमेजिनरी पार्ट निकाल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर उठाइएगा, उसका बार माइनस करके अपॉन 2i डाल दीजिएगा, आपका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसको इम्प्लाइज 1 अपॉन 2i जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू माइनस जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू और पूरे का बार इज इक्वल टू 0। इसको इम्प्लाई 1 अपॉन जो 2i है उसे 0 में ले जाइएगा और बार को उधर ले जाइएगा, अलग अलग तोड़ दीजिएगा। जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू इज इक्वल टू
ये हो जाएगा जेड बार माइनस जेड वन बार अपॉन जेड बार माइनस के जेड टू बार। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इस जेड के साथ ये लाइएगा, जेड के साथ यहाँ पर जेड मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जेड जेड बार माइनस जेड जेड टू बार माइनस जेड वन जेड बार माइनस जेड वन जेड टू बार इक्वल टू जेड जेड बार माइनस जेड जेड वन बार माइनस जेड बार जेड टू प्लस जेड वन बार जेड टू। एक टर्म आपकी कट जाएगी, जेड जेड बार कटना जरूरी है क्योंकि जेड जेड बार की जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होती है और ऐसे केस में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, तो इसलिए इसका कटना जरूरी है क्योंकि लाइन की जो इक्वेशन होती है वो लीनियर होती है एक्स और वाई में। तो यहाँ से आप एक साथ इकट्ठे कर लीजिएगा, जेड की टर्म देख लीजिएगा, एक तो जेड यहाँ है एक जेड यहाँ है, तो ये हो जाएगा जेड जेड वन बार माइनस जेड टू बार। अब जेड बार को देखिएगा, एक जेड बार यहाँ है और एक जेड बार यहाँ है, ये इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस का जेड बार जेड वन माइनस जेड टू। अब दो टर्म हमारी और बचती है, एक ये है और एक ये है, तो प्लस जेड वन बार जेड टू माइनस जेड वन जेड टू बार इक्वल टू 0। ये जो है हमारी लाइन की जनरल इक्वेशन आ चुकी है, विच इज रिक्वायर्ड लाइन। अब देखिएगा कॉम्प्लेक्स में जब होते हैं हम तो लाइन जो है कितने खतरनाक रूप में है और अगर हम कॉम्प्लेक्स में नहीं होते हैं तो हमारी लाइन जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बिल्कुल सिंपल रूप होती है। अब इसमें और आगे बढ़ाइएगा, मल्टीप्लाई विद आई के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आई जेड वन बार माइनस जेड टू बार माइनस आई जेड बार जेड वन माइनस जेड टू प्लस आई जेड वन बार जेड टू माइनस जेड वन जेड टू बार इक्वल टू 0। यहाँ देख लीजिएगा, अब इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में हम बनाने वाले हैं। जनरल इक्वेशन हम लेकर के आ रहे हैं, अभी तो पॉइंट जेड वन जेड टू है, अभी हम इसे चेंज करना है। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई है हमारी। अब ये वाली क्वांटिटी उठाइएगा, ये माइनस का आई उठाइएगा और ये उठाइएगा जेड वन माइनस जेड टू, ऐसे लीजिएगा, लेट माइनस आई जेड वन माइनस जेड टू इक्वल टू क्यू, कुछ वैल्यू मान लीजिएगा क्यू। अब इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखिएगा, इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, जो आपकी इक्वेशन नंबर 3 में सबसे पहली वाली टर्म है वो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बन जाएगी। ध्यान से देखिएगा, जब इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखेंगे तो माइनस आई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट तो आई हो जाएगा प्लस का, और क्या हो जाएगा जेड वन बार माइनस जेड टू बार इक्वल टू क्यू। अब देखिएगा ये वाली वैल्यू बन गई, तो यानी कि ये वाली जो वैल्यू है वो क्यू बार है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया है तो बार आएगा, तो ये वाली वैल्यू तो क्यू बार है, और यहाँ से माइनस भी ले लीजिएगा, ये जेड वन माइनस जेड टू ले लीजिएगा तो ये क्यू बन जाएगा, तो ये क्यू जेड बार हो गया है प्लस में, और ये हो गया है क्यू बार जेड। अब इस वाली क्वांटिटी को देखिएगा, इस वाली क्वांटिटी को जेड वन बार जेड टू है, और जेड वन बार जेड टू का अगर मैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेता हूँ तो डबल बार होने की वजह से जेड वन हो जाएगा और यहाँ जेड टू पर बार आ जाएगा, तो यानी कि ये दोनों क्वांटिटी एक दूसरे का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। और जब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में एक वैल्यू एक कॉम्प्लेक्स नंबर में से दूसरा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट माइनस करा जाता है तो वो इमेजनरी वैल्यू आती है, इमेजनरी वैल्यू में आई आ जाता है, और यहाँ पर बाहर भी आई पड़ा हुआ है, आई की आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर बनेगा, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस के 1 बनेगी, तो ऐसी स्थिति में आई समाप्त हो जाता है और जो वैल्यू है आपकी रियल बन जाती है। अब ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि इसे ले लेते हैं जेड वन जेड टू बार इज कॉम्प्लेक्स conjugate of
Z1 बार Z2, देन Z1 बार Z2 माइनस Z1 Z2 बार इज प्योरली इमेजनरी। ये जो है प्योरली इमेजनरी होगा, इज टू इम्प्लाई। अब आई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, Z1 बार Z2 माइनस Z1 Z2 बार इज प्योरली रियल। अब ऊपर वाली क्वांटिटी अगर प्योरली इमेजनरी है तो उसमें आई बाहर ही पड़ा होगा, जब आप आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर बनेगा, माइनस का 1 बन जाएगा, तो आई समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे केस में रियल क्वांटिटी बन जाती है, ये रियल क्वांटिटी बन जाती है। लेट आई Z1 बार Z2 माइनस Z1 Z2 बार इज इक्वल टू R, ब्रैकेट में रियल नंबर। तो y इक्वेशन 3, इक्वेशन नंबर 3 से वैल्यू बनती है आपकी ZQ बार प्लस Q Z बार प्लस R इज इक्वल टू 0, और शर्त बन जाती है वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड R इज रियल। ये थोड़ा इसका सिंपल फॉर्म है, और इस तरह से आपको लाइन की इक्वेशन जो है प्राप्त हो जाती है।